हे गाइस, दिस साइड सीएसीएम आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि सीएमए इंटर ग्रुप 1, सीएमए इंटर ग्रुप 2, सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर जगह पर पाया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दोस्तों, इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हमारी बुक में दिए हुए हैं वो सारे के सारे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाकायदा पूरी डिटेल में। अब पॉइंट आता है कि सर ये हमारे को, अगर आपकी ये क्वेश्चन बैंक जो है, जो कि आपने स्क्रीन पर भी शो कर दिया है, तो अगर हमें ये लेना हो तो ये कहां पे मिल सकता है? तो आपको अपना एससीएम एमसीक्यू प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर लेक्चर 1 मार्जिनल कॉस्टिंग का अपलोडेड है। उस मार्जिनल कॉस्टिंग के लेक्चर में मैंने इनिशियली बताया है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ये क्वेश्चन बैंक को देखने का, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मेंशन है। तो अगर आप लोगों को पूरा का पूरा एमसीक्यूज बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो और आपको लगता हो कि मेरे एफर्ट्स आपके लिए कहीं यूजफुल हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कीजिएगा कॉस्टिंग आसान है। तो दोस्तों, आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे एमसीक्यूज को। सबसे पहला एमसीक्यू क्या कहता है, आइए देखते हैं। A company uses a predetermined overhead recovery rate based on machine hours। क्वेश्चन का कहना है एक कंपनी है जो क्या कर रही है, रिकवरी के लिए कौन सी रेट यूज कर रही है? सर, बेस्ड ऑन मशीन आवर। दैट मीन्स वो मशीन आवर के बेसिस पर रिकवरी करते हैं, मशीन आवर का जो रेट मेथड है वो यूज करते हैं। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर ए ईयर अमाउंटेड टू ₹7,20,000। आपको बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है जो कि है 7,20,000, बट एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो इनकर हुआ है वो हुआ है 7,38,000। ड्यूरिंग दिस ईयर कंपनी एब्जॉर्ब 7,40,000 ऑन फैक्ट्री ओवरहेड ऑन 1,19,000 एक्चुअल मशीन आवर्स। ये इन्होंने क्या किया, अपनी रिकवरी के लिए बता दिया कि हमने टोटल कितना रिकवर किया है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग आपके फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेटेड जब भी हम कुछ देख रहे होते हैं तो हम लोग वहां पर 3 तरह के ओवरहेड को डील करते हैं। एक बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, एक रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड जिसे हम लोग आरएसओ भी बोलते हैं और एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड भी बोलते हैं, और एक अपना एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो ऐसे 3 ओवरहेड्स पर हम लोग डील करते हैं। यहां इस क्वेश्चन में उन्होंने ये तीनों दिए हुए हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दैट मींस बीएफओ दिया हुआ है 7,20,000, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है 7,38,000 और एब्जॉर्ब्ड दैट मींस रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है 7,14,000। और रिकवरी किस पर हुई है? 1,19,000 आवर्स पर। क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है? What was the company's budgeted level of machine hours? बजटेड लेवल ऑफ मशीन आवर्स क्या रहे होंगे वो आपको बताना है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, आपको यहां इसमें किस तरीके से आएगा ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली क्या देखना है। सर, हम लोग क्या करते हैं, हमारे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड में बजटेड आवर्स का डिवाइड लगाते हैं तो हमारे पास एक रिकवरी रेट आती है, और इस रिकवरी रेट को जब हम एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड आता है। क्लियर है? मतलब कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड में बजटेड आवर्स का डिवाइड लगाओगे तो आपके पास रिकवरी रेट पर मशीन आवर आ जाएगी, और इस रेट को जब आप एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा। मुझे एक चीज बताइए, यहां पर अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आपको रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड दिया है क्या? यस सर, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड हमारे को पता चल चुका है। रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 7,14,000। आपके पास 7,14,000 का रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड है। आपके पास एक्चुअल आवर्स दिया है क्या? यस सर, दिया है ना, 1,19,000 आवर्स। तो ये लीजिए 1,19,000 आवर्स। मुझे एक चीज बताइए, अगर आपके पास ये दोनों हैं तो क्या रिकवरी रेट निकल सकती है क्या? मतलब माना कि रिकवरी रेट एक्स है, तो एक्स है तो आपके पास क्या हुआ? सर, एक्स को आपने 1,19,000 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 7,14,000 आया होगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या? 7,14,000 डिवाइड लग जाएगा 1,19,000 से, तो x दैट मींस आपकी रिकवरी रेट आ जाएगी एट द रेट 6 रुपीज। आपके पास एट द रेट 6 रुपीज आ चुकी है रिकवरी रेट। अब आपको पता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो कि दिया हुआ है 7,20,000। आपसे क्वेश्चन जानना चाहता है बजटेड आवर्स कितने हैं, तो 7,20,000 में किसका डिवाइड लगाऊं? माना कि बजटेड आवर्स आपके y हैं, तो y की अगर वैल्यू निकालनी है तो आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है? सर, 7,20,000
डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू निकाल दोगे क्या? यस सर, 7,20,000 में जब आप 6 का डिवाइड लगाओगे तो आएगा 1,20,000। दैट मीन C विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेस्ड ऑन डेटा गिवन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओवरहेड अंडर और ओवर एब्जॉर्ब। कितना अमाउंट आपका अंडर एब्जॉर्ब है, कितना ओवर एब्जॉर्ब है, वो आपको बताना है। आपके पास यहां पर बस्टेड ओवरहेड है, आपके पास बस्टेड मशीन आवर्स है। आपको पता है बस्टेड ओवरहेड में अगर आप बस्टेड मशीन आवर्स का डिवाइड लगाओगे तो आपके पास रिकवरी रेट आ जाएगी, जो कि कितनी है 4,93,200 डिवाइडेड बाय 10,960। तो दैट मीन्स रिकवरी रेट आ जाएगी 45 की। एक्चुअल मशीन आवर्स आपको दिए हुए हैं 10,493। अगर आप इसको रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिकवर्ड या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा सर 10,493 आवर्स पर 45 की रेट से, तो आएगा सर 472,185। अब आप ये देखिए, आपके पास रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड है 472,185 आपके पास रिकवर्ड है, दैट मींस एब्जॉर्ब्ड है, और एक्चुअल ओवरहेड आपके पास ये रहा। आप ये देखिए, पहली बात तो ये कि सर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका अंडर रिकवरी होगा या ओवर रिकवरी होगा, ये क्लियर है। लेकिन अब अंडर होगा कि ओवर होगा ये कैसे जाने? तो दोस्तों यहां पे ध्यान से देखो, आपकी रिकवरी हुई है 472 की और एक्चुअल है ज्यादा, इसका मतलब रिकवरी कम हुई है, तो अंडर रिकवरी है। अंडर रिकवरी का अमाउंट जो आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस 514,157 और इसका डिफरेंस आ जाएगा 41972। 41972 का अंडर रिकवरी आ जाएगी, तो आपके लिए डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड आपको नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है, एक्चुअल क्वांटिटी दे रखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है। दैट मीन्स आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस है, आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी है, आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है फेवरेबल। ध्यान से सुनिएगा, फेवरेबल है। और क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है व्हाट इज द एक्चुअल परचेज प्राइस, मतलब आपसे एक्चुअल प्राइस जानना चाहता है। आपको जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और मल्टीप्लाई इसको करते हैं हम एक्चुअल क्वांटिटी से। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 240 फेवरेबल। फेवरेबल है दैट मींस प्लस में लिखूंगा, अगर एडवर्स होता तो माइनस में लिखता। स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है क्या सर? स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है 3.60 की है। एक्चुअल प्राइस सर वही तो निकालना है, तो उसको एक्स मान लो। एक्चुअल क्वांटिटी सर 1600। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व अगर आप करेंगे तो क्या होगा सर? 240 में ये जो 1600 है यहां पर मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा सर? सर 240 डिवाइडेड बाय 1600, तो ये आ जाएगा सर 0.15। इसका मतलब 0.15 इज इक्वल टू 3.6 माइनस एक्स। तो 3.6 माइनस एक्स है, अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3.6। ये यहां पे प्लस का है 0.15, वहां जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिएगा 0.15। दैट मीन्स 3.45 विल बी द करेक्ट आंसर। एक्चुअल प्राइस दैट मीन्स आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3.45, दैट मीन्स ए विल बी द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं सेम इसी तरह के पैटर्न पर 2 से 3 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं जहां पर आपको एक्चुअल प्राइस निकालनी है। सेम चीज है, केवल फिगर चेंज रहेगा, तो वो मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए अलॉट करूंगा, मैं उनका सॉल्यूशन नहीं कराने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। देन हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक कंपनी यूजेज स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय द कंपनी फॉर अक्टूबर। अक्टूबर के लिए आपको बजट दिया हुआ है, एक्चुअल दिया हुआ है, आउटपुट एंड सेल्स दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, और क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है सेल प्राइस वेरिएंस अक्टूबर का। अब आपको बताना चाहूंगा सेल प्राइस वेरिएंस आपके लिए चाहे सेल प्राइस वेरिएंस हो, चाहे कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी वेरिएंस हो, चाहे प्रॉफिट से रिलेटेड कोई भी वेरिएंस हो, आपको पता है कि ये कॉस्ट का अपोजिट होता है। सर कॉस्ट का अपोजिट होने से क्या मतलब है दोस्तों? अगर मैं यूं कहूं कि भैया जब मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट का, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 100 रुपीज और एक्चुअल कॉस्ट लगी हमारी से 150। ये हमारे लिए एडवर्स है कि फेवरेबल है? सर सोचा था, दैट मीन सोचा था इन द सेंस
आपने सोचा कि इतने रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए, दैट मीन्स कॉस्ट शुड बी 100 बट एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड 150। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। घर से आपको कोई सामान लेने के लिए भेजा और मम्मी ने आपको ये कह के भेजा था कि ये 100 रुपीज में आना चाहिए, इससे महंगा नहीं आना चाहिए, बट आप जब लेने गए तो आप 150 का लेके आए। इसका मतलब आप महंगा लेके आए और महंगा आपके लिए पड़ा, दैट मीन्स वो आपके लिए एडवर्स वेरिएंस है, मतलब आपके लिए वो एडवर्स सिचुएशन है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं सेल की बात करूं, आपको ये बोला गया कि आप फैमिली बिजनेस में डील करते हैं और आपको ये कहा गया कि आपको 2 लाख रुपीज की सेल करनी है, बट आपने एक्चुअल में 3 लाख रुपीज की सेल कर दी। अब मुझे एक चीज बताओ, एक्चुअल ज्यादा है, एक्चुअल ज्यादा है, एक्चुअल ज्यादा होने के बावजूद भी मैं ये बोलूंगा कि ये जो 1 लाख है का जो गैप है, ये 1 लाख क्या है सर, ये 1 लाख मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन, मतलब दोनों ही केस में एक्चुअल इज मोर देन स्टैंडर्ड, बट दोनों केस में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट में एक्चुअल का ज्यादा होना एडवर्स सिचुएशन होती है और आपके लिए सेल्स या प्रॉफिट बोलूं तो उसका एक्स्ट्रा आना, एक्चुअल ज्यादा आना फेवरेबल होगा। तो इसलिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आइदर या तो आप स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल जो हम लोग कॉस्ट में फॉर्मूला यूज करते हैं, या तो आप वहां पर एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कल को माइनस में आ भी जाएगा, जैसे अगर सपोज से 2 लाख की सेल करनी थी, 3 लाख की कर दी, तो आने को तो ये माइनस का 1 लाख आ रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये माइनस का 1 लाख आपके लिए एडवर्स नहीं है बल्कि ये फेवरेबल है। इस चीज का आप लोग जल्दबाजी में यहां गलती नहीं करेंगे, ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को। तो सेलिंग प्राइस वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो आप चाहे तो बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस कर दो, लेकिन फिर ये ध्यान रखना कि अगर कल को माइनस में आता है तो वो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सेलिंग प्राइस है 26, यहां है 31। अब मुझे क्लियर समझ में आ गया कि सर 26 और 31 दैट मीन 5 रुपए एक्स्ट्रा आपके लग रहे हैं, सॉरी आप 5 रुपए में एक्स्ट्रा बेच रहे हो, मतलब आपको कहा गया कि 26 में बेचना है बट आपने उसको बेचा 31 में, इसका मतलब आपने 5 रुपए एक्स्ट्रा बेचे। आपको याद नहीं करना है कौन ज्यादा है कौन कम है क्या एडवर्स है, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। भाई बजट था 26 का, एक्चुअल है 31, तो भैया सेलिंग प्राइस ज्यादा होना तो हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है ना। आप सोच के देखो, मैंने मेरे सेल्स टीम को कहा कि मेरे को मेरी क्लास की प्राइस 10,000 में बेचना है आप लोगों को, लेकिन सेल्स टीम ने 12,000 में बेच दिया। अब आप खुद सोच के देखो, 10,000 के लिए मैंने बोला और उन्होंने 12 में बेचा, तो मेरे लिए तो ये फेवरेबल सिचुएशन हुई। तो सेम वही चीज, तो 5 रुपीज एक्स्ट्रा। अब आपको पता है प्राइस वेरिएंस ऑलवेज गो विद एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कहां दे रखी है सर, ये 8200। तो 8200 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 41,000 और 41,000 आपके लिए फेवरेबल। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक कंपनी ऑपरेट्स ए स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, बस्टेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द कंपनी फॉर द लेटेस्ट ईयर 3,30,000 दिया हुआ है। क्या? बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड। मैं साथ में लिखता हुआ चलता हूं, बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड आपको दिया हुआ है 3,30,000 एंड द बस्टेड आउटपुट वाज 2,20,000। बस्टेड क्वांटिटी लिख लेता हूं, ये है आपका 2,20,000। अब दोस्तों मेरे पास अगर रिकवरी रेट निकालनी होगी तो बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय बस्टेड क्वांटिटी से मेरे पास रिकवरी रेट आ सकती है। आगे चलेंगे। एट द एंड ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल ईयर, at the end of company's financial year, the total of fixed production overhead debited to fixed production overhead control account was 2,60,000। आपको क्वेश्चन ने कहा कि भैया जो आपका बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड है ना, आपका टोटल फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट जो डेबिट किया गया आप लोगों का, वो किया गया है 2,60,000 अमाउंट से। एक्चुअल आउटपुट जो अचीव हुआ है वो हुआ है 2 लाख का। अब क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि अंडर रिकवरी हुई है कि ओवर रिकवरी हुई है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो मैं रिकवरी रेट निकालूंगा। रिकवरी रेट कितनी आएगी सर? रिकवरी रेट आएगी आपकी 1.5, यही आएगा ना भैया, 3,30,000 डिवाइड बाय 2,20,000। यस सर, 1.5 की रिकवरी रेट आई। आपको यहां पर एक्चुअल आउटपुट कितना दे रखा है सर? 2 लाख। अब 2 लाख आपका एक्चुअल आउटपुट है, 1.5 की आपकी रिकवरी रेट है, तो इसका मतलब 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 करोगे तो आपका रिकवर्ड ओवरहेड आ जाएगा 3 लाख। और जबकि क्वेश्चन ने कहा कि जो एक्चुअल अमाउंट आपने जो डेबिट किया है दैट इज 2,60,000,
तो इसका मतलब स्टैंड आपने रिकवरी तो कितनी कर ली, 3 लाख की, होनी कितनी चाहिए थी, एक्चुअली 2,60,000 लगा, एक्चुअल में कम लगा और आपने ज्यादा रिकवर कर लिया। कितना ज्यादा रिकवर किया, 40,000 ज्यादा रिकवर किया, तो 40,000 आपका ओवर एब्जॉर्ब आ जाएगा, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों के लिए ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ए कंपनी हैज ओवर एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द पीरियड बाय ₹6,000। दोस्तों जब भी आपको ये बोल देना ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड इज मोर देन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड बाय ₹6,000। मतलब कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो है ना वो 6,000 रुपीज कम है, या मैं यूं कह दूं कि रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड 6,000 रुपए ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है रिकवरी रेट ₹8 है, इज बेस्ड ऑन नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी 5,000 and actual production 4,500. What was the actual fixed production overhead incurred? Actual fixed overhead incurred आपको बताना है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपको रिकवरी रेट दे रखी है ₹8 की। क्वेश्चन ने कहा आपका एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड आपसे पूछा है। एक्चुअल प्रोडक्शन आपके पास है, एक्चुअल प्रोडक्शन दैट मींस एक्चुअल क्वांटिटी है आपके पास 4,500। मुझे एक चीज बताइए, रिकवरी रेट कैसे, रिकवर्ड ओवरहेड कैसे कैलकुलेट होता है? सर रिकवरी रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो रिकवरी रेट को आप एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 36,000। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड है इसका मतलब ये हो गया कि सर आपने 36,000 एब्जॉर्ब कर लिया, जो कि 6,000 रुपीज ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया। अब ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, इसका मतलब ज्यादा का मतलब कब होगा सर? जब रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड 6,000 रुपए से ज्यादा होगा, तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 6,000 रुपए कम होगा। तो इसका मतलब एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड विल बी 30,000। करेक्ट आंसर विल बी ए विल बी करेक्ट आंसर। डन है। आगे ये तो बड़ा आसान सा समय। इफ द कैपेसिटी यूजेज रेशियो ऑफ ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज 90%। आपको कैपेसिटी यूजेज रेशियो दे रखा है, आपको पता है कैपेसिटी यूजेज रेशियो मतलब एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बस्टेड आवर्स, एंड एक्टिविटी रेशियो इज 99%। और एक्टिविटी रेशियो जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, आपका 99%। और आपको पता है एक्टिविटी रेशियो का मतलब होता है स्टैंडर्ड अपॉन बजट। क्लियर? देन द एफिशिएंसी रेशियो ऑफ द डिपार्टमेंट पूछा है, और एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल। अब दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इन तीन, ये बड़ा कॉमन सा है आपके लिए एमसीक्यू। यहां पर आपको क्या है, इन तीनों का रिलेशन अगर आपको पता है ना तो आपका काम हो जाएगा। सर रिलेशन क्या? रिलेशन ये है दोस्तों, आपका जो एक्टिविटी रेशियो है ना दैट इज इक्वल टू आपका कैपेसिटी यूजेज रेशियो, एंड आपका कैपेसिटी रेशियो एंड आपके एफिशिएंसी रेशियो के मल्टीप्लाई में। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, एक्टिविटी रेशियो आपके पास है क्या? यस सर है, 99 है। आपके पास कैपेसिटी रेशियो है क्या? यस सर है, 90% है। तो क्या एफिशिएंसी रेशियो आ सकता है क्या? आ सकता है सर। ये जो 90 है ये इधर चला जाएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा 110%। दैट मींस बी विल बी द करेक्ट आंसर। और चाहो तो मैं इसको क्रॉस चेक करा देता हूं। आपको मैंने कहा आपका एक्टिविटी रेशियो, और एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड अपॉन बजट इज इक्वल टू कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है एक्चुअल डिवाइडेड बाय बजट, और एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल। आप देखोगे एक्चुअल से एक्चुअल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? स्टैंडर्ड और बजट। तो यहां पर भी स्टैंडर्ड और बजट है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और कुछ लोगों को अगर ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेटली मैं डिटेल में समझाता हूं। डिटेल में इन द सेंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की डिटेल लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए अपलोडेड है, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। वहां पर मैं समझाता हूं इसका पूरा लॉजिक, तो वहां पर आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसको ये बोलूं कि सर कुछ मेमोरी टेक्निक टाइप बता दो ना, तो दोस्तों एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो अल्फाबेटिकली ए, सी और ई, इनमें सबसे पहले क्या आता है? ए। तो ए आता है तो ए को पहले रख लो और इन दोनों को आरएचएस में डाल दो। क्लियर है? फॉर्मूला कैसे याद होता है सर? ए के लिए दैट मींस एक्टिविटी रेशियो के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का मतलब क्या हुआ सर? ए इज इक्वल टू एस अपॉन बी, दैट मींस स्टैंडर्ड अपॉन बजट।
कैपेसिटी रेशियो के लिए मैंने बनाया है ओला की कैब। कैब मतलब कैपेसिटी यूजेज रेशियो मल्टीप्लाई बाय कैब मतलब ए अपॉन बी। और एफिशिएंसी रेशियो के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है ESA, स्टैंडर्ड ऑडिट कमेटी, ESA। क्लियर है? तो ये आपके लिए मैंने मैं इकलौती एक्रोनिम यूज करता हूं जब बच्चों को मेरे को समझाना होता है, पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद में मेरे को लगता है कि अरे यार ये बच्चों ना कंफ्यूज हो जाएंगे कल को एग्जाम सेंटर पे, तो इनको ये 3 चीजें याद रह जाएंगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कैब और ESA। ये लो जी फॉर्मूला रेडी है आपका। और तीनों के एक्रोनिम बनाने के लिए ए सबसे पहले आता है, तो ए को इधर ले लो, बाकी को सी और ई को मल्टीप्लाई में ले लो राइट साइड। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ए केमिकल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कंबाइनिंग 2 स्टैंडर्ड आइटम ऑफ इनपुट, स्टैंडर्ड प्राइस 60 ए का, बी का 45। मतलब आपने एक तो ए यूज करते हो, एक आप बी यूज करते हो, इनका स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो आपको दिया हुआ है, दैट इज 60 रुपीज and that is 45 in the ratio of 60:40। आपको रेशियो भी दिया हुआ है आपके लिए 60:40 का रेशियो है, ठीक है सर। 10% ऑफ द इनपुट इज लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में 10% ऑफ इनपुट जो है वो आपका खराब हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि साहब आपने अगर सपोज से आपको 100 का अगर आपने इनपुट डाला है तो 90 का ही आउटपुट आता है। आगे बढ़े। इफ ड्यूरिंग ए मंथ 1200 kg of chemical is produced, incurring a total cost of 69,000, the total material cost variance will be। तो total material cost variance क्या होगा वो आपको बताना है। अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को। यहां पर आपको पता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड इनपुट इज ऑलवेज टू प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आप लोग डिसाइड करते हो ना, दैट इज फॉर ऑलवेज एक्चुअल आउटपुट। रीजन इसके डेफिनेटली मैं डिटेल में समझा सकता हूं, जो कि डिटेल लेक्चर अपलोडेड है उनमें आप चेकआउट कर सकते हैं, रिवीजन लेक्चर्स अपलोडेड है उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा सकता। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। अब स्टैंडर्ड कहता है कि साहब हम जो भी प्रोडक्शन में डालेंगे उसका 10% तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो 10% आपका क्या हो जाएगा, लॉस। इन शॉर्ट मैं ऐसा कह सकता हूं 100 अगर आप इनपुट डालेंगे तो 10 आपका लॉस हो जाएगा, 90 का आउटपुट आएगा। और आपको क्वेश्चन कहता है कि एक्चुअल आउटपुट जो है ना दैट इज 1200 kg। तो एक्चुअल आउटपुट अगर 1200 kg है तो आपको पता है कि 1200 का मतलब क्या हो गया सर, 1200 इज इक्वल टू 90। तो आपको 1200 के आउटपुट के लिए कितना स्टैंडर्ड इनपुट डालना होगा सर। 1200 90 के बराबर है तो इनपुट होगा 100 के बराबर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1200 जो कि है 90 के बराबर, तो 100 के बराबर हो जाएगा कुछ ऐसा। तो 100 के बराबर हो गया तो कितना हो गया सर, 1200 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 1333.33। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इनपुट। अब क्वेश्चन ने आपको कहा है कि हमारा जो स्टैंडर्ड इनपुट है वो 60:40 की रेंज में जाता है। अब आप 1333.33 को 60:40 की रेंज में आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी 800 ही आ रही ना भाई, यस सर, 80533.33। अब आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस है, यस सर है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, यस सर है। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। और स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर, 48,000 तो इसकी आ जाएगी, और 333.333333 मल्टीप्लाई बाय 45, 15,000 इसकी आ जाएगी। आपकी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए आपको इन दोनों को टोटल कर देना है, 48 प्लस 15 करेंगे तो आ जाएगा 63,000। आप यहां देखोगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कहता है कि 63,000 होगा, जबकि एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी सर, 69,000 लगी। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड 63,000 का लगा है, एक्चुअल में 69 लगी है, दैट मीन्स लगनी चाहिए थी 63,
लगनी चाहिए थी 63, लगा दिया 69। इसका मतलब आपने आपके स्टैंडर्ड से ज्यादा खर्च कर दिए, और स्टैंडर्ड से ज्यादा खर्च कर दिया दैट मींस एडवर्स होगा, और आपके लिए एडवर्स वेरिएंस कितना आएगा सर? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओ सॉरी, इसमें कुछ करेक्शन था, इसमें अमाउंट में कुछ करेक्शन था जहां तक मेरे को याद है। जस्ट ए सेकंड, मेरे को जहां तक याद आ रहा है इसके अंदर कुछ अमाउंट में करेक्शन था, मेरे को एक बार चेकआउट करना है, इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन था। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस गाइस, इसमें करेक्शन ये है, इसमें करेक्शन यहां है, ये जो आपको अमाउंट दिया हुआ है ना 69,000, इस 69,000 को आप काट देंगे और यहां पे करेंगे 69,600, 69,600 आप करेंगे। क्लियर है? तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना सर? 800 मल्टीप्लाई बाय 60, ये तो ए का हो गया, 533.33 मल्टीप्लाई बाय 45, ये आपका बी का हो गया। दोनों का टोटल लगाएंगे कितना आएगा सर? 800 मल्टीप्लाई बाय 60 एम प्लस 533.33 मल्टीप्लाई बाय 45 एम प्लस एमआरसी 72,000। ओ भाई साहब, मेरा 63 कैसे आ रहा था? शायद मैंने यहां पर 15 ले लिया था क्या, पता नहीं। तो 72,000 आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी। एक्चुअल कॉस्ट है आपका 69,600 का, तो आपके लिए स्टैंडर्ड से कम कॉस्ट लगी है। वो 63 इसलिए आ गया था, एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूं मेरा 63 आया कैसे था। मैंने शायद 15 की रेट ले ली थी जहां तक मेरे को याद आ रहा है। हाँ नहीं यार, 15 की नहीं ली थी, पता नहीं कौन सी रेट ली थी या कैसे कैलकुलेट किया, आई डोंट नो। तो अकॉर्डिंगली 800 आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। 800 आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 60 की रेट मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए कैलकुलेटर भी ढंग से चलाना है। 533.33 को 45 की रेट से मल्टीप्लाई किया, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। स्टैंडर्ड कॉस्ट आई है 72,000 की, और आपका एक्चुअल कॉस्ट है 69,600। इसका मतलब डिफरेंस कितना आएगा? 72,000 माइनस 69,600, तो 2,400 रुपीज आपने कम खर्च किए हैं। और कम खर्च करना मतलब कि फेवरेबल, तो कम खर्च करना मतलब आपका फेवरेबल, तो आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही होता है कई बार, हम लोग ना कॉपी मंगाते हैं, फिर बाद में देखते हैं मेरे 63 आया कैसे था मेरे, और मैं खुद सरप्राइज हो रहा हूं कि मेरे 63 कैसे आया भाई। मेरे को ये तो पता है मैंने इसको 48 लिया था, फिर मैंने इसको 15 लाया, ये 15 कैसे आया भाई? 15,533.33 यूनिट। नहीं सर, ये भी नहीं हो सकता, तो मैंने 333.33 यूनिट ले ली थी क्या? हाँ, मैंने 533.33 की जगह 333.33 यूनिट ले लिया था। दैट वाज माय बैड मिस्टेक। चलो, एक कंपनी एब्जॉर्ब ओवरहेड ऑन मशीन आवर। क्वेश्चन कहता है आपको जो कंपनी है ना वो मशीन आवर्स के बेसिस पर एब्जॉर्प्शन करती है। इन ए पीरियड एक्चुअल मशीन आवर्स वर 17,285। आपको एक्चुअल आवर्स दे रखे हैं, एक्चुअल ओवरहेड आपको दिया हुआ है, देयर वाज अंडर एब्जॉर्प्शन आपको दिया हुआ है। पहली बात तो आप ये ध्यान से देखेंगे कि आपने यहां एक्चुअल मशीन आवर्स है, आपके पास एक्चुअल ओवरहेड है, और देयर वाज एन अंडर एब्जॉर्प्शन। तो भाई साहब सबसे पहला काम तो मैं यहां से रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड निकाल सकता हूं। कैसे सर? आप यहां देखो ध्यान से, आपको एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, दैट इज 496,500। क्वेश्चन ने कहा है कि अंडर एब्जॉर्प्शन है। अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा सर? रिकवर्ड ओवरहेड कम है विथ कंपैरिजन टू एक्चुअल। तो इसका मतलब अगर वो कम है तो ये माइनस होगा, तो कम है तो माइनस होगा। माइनस कितना होगा? 12,520। ये माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, और रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कितना आएगा? 496,500 माइनस 12,520, तो आएगा 483,980। ये आपके पास आ गया रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है व्हाट वाज द बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट नियरेस्ट रुपीज में। आपको एब्जॉर्प्शन रेट निकालनी है। अब रिकवर्ड ओवरहेड कैसे आया होगा सर? रिकवरी रेट को आपने मल्टीप्लाई किया होगा एक्चुअल आवर्स विच इज 17,285, और जब आपने इनको इनसे मल्टीप्लाई किया होगा तो जाकर के आपके पास अमाउंट आया होगा 483,980 का। तो अकॉर्डिंगली रिकवरी रेट कैसे आ जाएगी सर? डिवाइड लगा देगा, 17,285 का डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास आएगा 28 रुपीज। दैट मीन्स बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ था, आपको अंडर एब्जॉर्ब दिया हुआ था, तो अंडर एब्जॉर्ब है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका एब्जॉर्प्शन जो है विद कंपैरिजन टू एक्चुअल कम हुआ है। कम हुआ है तो लेस किया तो रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड आ गया। रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड का फॉर्मूला सबको पता होना ही चाहिए कि रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब होता है जो आपकी रिकवरी रेट है
उसको आप एक्चुअल आवर्स पर रिकवर करते हैं, तो आपके पास रिकवरी रेट नहीं है एक्स मान लो, एक्चुअल आवर्स आपके पास हैं जो कि दिए हुए हैं 17285 के, रिकवर फिक्स्ड ओवरहेड आप निकाल चुके हो, तो एक्स की वैल्यू इजीली इक्वेशन की सहायता से निकाल लोगे। आगे बढ़ेगा। XYZ Limited is a manufacturing company involved in the production of automobile. Information from its last budget period is as follows. मैं आपको बता दूं, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करते समय आपको अगर लग रहा हो कि सर आपने तो समझा दिया बट हम कहीं ना कहीं रिवाइज करने की हमको जरूरत है, पहली बार में हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन के आगे स्टार मार्क कर लेंगे ताकि आप लोग रिवाइज करें तो केवल और केवल वही क्वेश्चन रिवाइज करें, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिवाइज ना करें। XYZ Limited is a manufacturing company involved in the production of automobile. Information from its last budget period is as follows. क्या दे रखा है? एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है 2,75,000 का, बजटेड प्रोडक्शन दे रखा है 25 लाख का। करेक्शन है, ये बजटेड प्रोडक्शन 25 लाख नहीं है, 2,50,000 है। करेक्शन कर लीजिएगा भाई, सोच के देखो ना, वैसे भी अटपटा तो लगेगा ही ना कि यार एक्चुअल में तो कर रहे हो केवल 2,75,000 और बजट है 25 लाख का, हाउ इज इट पॉसिबल? तो ऐसा नहीं है, वो 25 लाख नहीं था, 2,50,000 था, तो अकॉर्डिंगली वो रहेगा 2,50,000। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपको यहां पर दिया हुआ है दैट विच इज 52, ओ भाई साहब ये तो करोड़ में है, 52,60,000। अपन ना अपने औकात के बाहर फिगर ही नहीं आते हैं, अब की बार फिगर आ गया करोड़ के, तो 52,60,00,000 रुपीज आपका रहेगा, या मैं यूं बोलूं 5260 लाख, अपन तो रुपीज इन लाख ही लिख लेते हैं, या 52.6 करोड़ आप लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स आपको 52.6 करोड़ आपके पास दिया हुआ है और आपके लिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आपको दिया हुआ है 50 करोड़ का, 50 CR। दी फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होगा वो आप बताइए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से क्लास नहीं लिया, मैं उनको रेफर करते हुए बात करूंगा। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस ना बड़ा टिपिकल लगता है, मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे कहने से केवल और केवल मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन लेक्चर अपलोडेड है, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवीजन बाय CA CM आशुतोष लाटा। अभी लेटेस्ट भी हमने नया एक और रिवीजन सेशन अपलोड किया हुआ है, मई 2025 में अपलोड किया था, लेटेस्ट तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा पहले किया है। तो आप उस मई 2025 में जो रिवीजन लेक्चर है ना, आई गेस 5 आवर्स के आसपास का रिवीजन लेक्चर है, जिसमें मैंने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के साथ आपको कवर अप कराया है। वहां पे मैंने इतना आसान बना के दिया है ना आपको। बेसिकली क्या होता है ना, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपने कितना रिकवर किया और क्या आपका एक्चुअल है, दैट इज योर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसके दो हिस्से होंगे, एक होगा आपका वॉल्यूम वेरिएंस, एक होगा आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब हो गया आपकी क्वांटिटी का डिफरेंस, बट मैं यहां कहता हूं कि आप यहां RFO को यहां लिख दो, AFO को यहां पर माइनस करके यहां AFO को लिख दो, बीच में कुछ तो लाना है, तो यहां पर एक बार माइनस कर दो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और यहां पर प्लस कर दो बजटेड ओवरहेड। ये लीजिए फॉर्मूला रेडी है। तो वॉल्यूम वेरिएंस, वैसे अब मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। तो रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड होता है एक्चुअल आउटपुट पर, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड होता है बजटेड आउटपुट पर। दोनों में ही रिकवरी रेट सेम होती है, क्योंकि रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड में भी रिकवरी रेट बजट वाली तो आएगी, तो इसका मतलब रेट दोनों में सेम रहेगी। आप देखेंगे यहां पर सिंपली कुछ नहीं है, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय जो भी रिकवरी रेट है वो। आपको पता है एक्चुअल को रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई करोगे RFO आ जाएगा, बजटेड को रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई करोगे BFO आ जाएगा। तो ये आपकी वॉल्यूम के गैप को बताता है कि क्यों आपका ओवरहेड वेरिएंस क्यों आया, उसके पीछे का रीजन क्वांटिटी है। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है ये बताता है कि साहब नेगोशिएशन में प्रॉब्लम हुई है, तो रेट का डिफरेंस है। तो यहां अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मेरे को क्या क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, ठीक है साहब। मेरे को क्या पूछा है सर, एक्सपेंडिचर पूछा है, ठीक है सर। मेरे पास एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है क्या, यस सर है। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 52.6 करोड़। तो लो जी 52.6 करोड़ तो माइनस तो कर देते हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड मेरे पास है क्या, यस सर है ना, 50 करोड़। तो लो जी ये 50 करोड़, तो यहां तो आ जाएगा -2.6 करोड़। तो मेरे को ये तो समझ में आ गया कि आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस 2,60,00,000 2,60,00,000 एडवर्स आएगा। तो भैया 2,60,00,000 एडवर्स मेरे को यहां पर नजर आ रहा है कि 2,60,00,000 ये वाले दोनों तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये फेवरेबल है और ये फेवरेबल है। तो मेरे को ये तो पता चल गया 50-50 KBC, या तो ऑप्शन C आएगा या D आएगा, लेकिन उसके लिए पहले मेरे को वॉल्यूम वेरिएंस चाहिएगा।
वॉल्यूम वेरिएंस के लिए पहले मेरे को रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड चाहिएगा, और रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड के लिए कैसे आएगा सर, रिकवरी रेट लो और एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दो। अब रिकवरी रेट कैसे आएगी सर, 50 लाख रुपीज, सॉरी 50 करोड़ का बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड है, 50 करोड़ बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड। बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड में जब आप बस्टेड आउटपुट दैट मींस 2.5 लाख का डिवाइड लगाओगे, अब ऑब्वियस बात है ऊपर करोड़ नीचे लाख, तो वो तो आपका सही नहीं जाएगा ना, तो आपको पूरा फिगर लेना है। तो 50 करोड़ आप लिखेंगे, 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 करोड़ 50 लाख, सॉरी 2,50,000, तो आपके लिए रिकवरी रेट आएगी 2000। 1 यूनिट पर 2000, तो टोटल 2,75,000 पर कितनी आएगी सर, आ जाएगा 55 करोड़। तो 55 करोड़, तो 55 करोड़ माइनस बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड आपका 50 करोड़, तो आपके लिए फेवरेबल आ जाएगा 5 करोड़। अब इन दोनों में से फेवरेबल कहां है सर, यहां पे 5 करोड़ तो है लेकिन ये वाला फेवरेबल है, तो दैट मीन सी। तो ये फेवरेबल, ये एडवर्स, बिल्कुल सर ये 5 करोड़ आपके लिए फेवरेबल आ रहा था, तो ये तो 5 करोड़ फेवरेबल और ये 2.6 करोड़ एडवर्स, तो दैट मीन्स आपके लिए सर वेरिएंस होगा सी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, तो आपके लिए सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यही मानते हुए चल रहा हूं कि दैट आप लोगों ने ऑलरेडी रिवीजन सेशंस वगैरह देखे होंगे और आपको इन सब का आइडिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ ए कंपनी इज एज फॉलोज। स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखा है, ये वही क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। मैंने कहा था ना क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा एक्चुअल परचेज प्राइस पूछा है, आपको मटेरियल परचेज प्राइस, मटेरियल परचेज वेरिएंस वाला फॉर्मूला यूज करते हुए इसको आप सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जिनके पास बुक नहीं है वो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके डिस्प्ले पर है और करेक्ट आंसर जो भी होगा वो मैं आपको नहीं बता रहा, आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो मैं आपको कहता हूं आप वीडियो को पॉज करो, मैं आपको करेक्ट सॉल्यूशन बता देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप क्रॉस चेक करिएगा कि आपने जो सॉल्व किया उसमें डी ही आया है कि नहीं। आइए, एडहॉल्ट यूजेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टू एलोकेट ओवरहेड। ओवरहेड को एलोकेट करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करता है। बस्टेड कॉस्ट और एक्सपेक्टेड फॉर द सुपरवाइजर। कॉस्ट पूल डेटा आपको दे रखा है, बस्टेड यूनिट दे रखा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, बस्टेड कॉस्ट दे रखा है, एक्चुअल कॉस्ट के लिए एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल एम्प्लॉयज और एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है। व्हाट वाज द टोटल वेरिएंस फॉर द सेटअप। सेटअप का आपका टोटल वेरिएंस क्या आएगा आपको वो बताना है। अब आपको पता है कि साहब ओवरहेड के लिए क्या करना है सर, सिंपली आपका रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। रिकवरी के लिए क्या करना है सर, सिंपल है, हमारे पास बस्टेड कॉस्ट ये रही, बस्टेड यूनिट ये रही, तो अकॉर्डिंगली आप बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड दैट मीन 7500 डिवाइडेड बाय 5000, तो रिकवरी रेट आ जाएगी 1.5 की। 1.5 की रिकवरी रेट, एक्चुअल यूनिट है 5500, इसके ऊपर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5500 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो रिकवरी रेट आ जाएगी आपकी, आरएफओ आ जाएगा 8250। एक्चुअल कॉस्ट आपकी ये रही, लेस कर दो 8250 माइनस 8085, तो 165 फेवरेबल, दैट मीन्स आपका बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। सिंपली मैंने रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड निकाला और उसमें से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड लेस कर दिया, दैट्स इट। चलिए, इतना टफ क्वेश्चन है। The preparation and use of standard costing and their comparison with actual cost and measurement of analysis of variance is going to generate cost is defined as standard costing। ऑब्वियस सी बात है, ये वेरिएंस एनालिसिस आप करते भी कहां, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। आगे बढ़िए। The figures are extracted from the books। बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड 10,000, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है 6000 और वेरिएबल है 4000। बस्टेड आर्स दिए हुए हैं, एक्चुअल ओवरहेड में आपको फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन दिया हुआ है, एक्चुअल आर्स दिए हुए हैं, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पूछा है और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पूछा है। तो आइए वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की बात कर लेते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा सर, आपको वेरिएबल 4000 डिवाइड बाय 2 दैट मींस 2 रुपीज की रेट है, एक्चुअल आर्स हैं आपके लिए 2100, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2100, तो ये हो गया आपके लिए 4200 का स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड 4200, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 4300, 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए तो 100 रुपए एडवर्स वेरिएंस आएगा। तो 100 रुपए एडवर्स वेरिएंस आएगा, तो मुझे ये समझ में आ गया आइदर या तो ए में है 100 रुपए एडवर्स या सी में, तो आपके लिए आंसर बी और डी तो नहीं होगा। अब फिक्स्ड ओवरहेड को चेक कर लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड में क्या करेंगे सर, 6000 डिवाइडेड बाय 2000, तो 3 रुपीज की रेट आ जाएगी। 2100 पर मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 6300 रिकवर हो जाएगा।
6100 एक्चुअल, 6300 रिकवर, तो 200 रुपए आपने ज्यादा रिकवर कर लिए। इसका मतलब एक्चुअल में कॉस्ट कम लगी है। एक्चुअल में कॉस्ट का कम लगना आपके लिए फेवरेबल है, तो 200 रुपीज फेवरेबल, और 200 रुपीज फेवरेबल मेरे को यहां पर सी में नजर आ रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। In a factory where standard costing system is followed, production department consumed 1100 kg of material at the rate 8 rupees for product X, resulting in material price variance 2200 favorable and material usage variance 1000 adverse. What is the standard material cost for actual production? आपसे standard material cost पूछिए actual production की। अब भाई साहब स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगी सर? आप यहां ध्यान से देखो, आपको यहां पर कोई एक्चुअल कॉस्ट निकाल सकते हो क्या? हाँ, कैसे सर? 1100 केजी है, 8 रुपीज की रेट है, तो इसका मतलब आपकी एक्चुअल कॉस्ट है 8800। आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे रखा है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस दे रखा है, और आपको पता है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस दोनों का टोटल करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आ जाएगा सर? 2200 फेवरेबल और 1000 एडवर्स, तो दोनों 2200 फेवरेबल और 1000 एडवर्स, तो इसका मतलब 1200 फेवरेबल आ जाएगा। अब आपको ही देखना है, एक्चुअल कॉस्ट आपके पास है, वेरिएंस आपके पास है टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का वेरिएंस है 1200 फेवरेबल। फेवरेबल कब आता है सर? जब एक्चुअल में कॉस्ट कम आती है। एक्चुअल में कॉस्ट कम लगेगी तो फेवरेबल, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड में कॉस्ट ज्यादा होगी, तो 8800 में आप 1200 ऐड कर देंगे तो 10000 विल बी करेक्ट आंसर। दैट मींस डी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा गला, बड़ा गले को जो है ना हील करते रहना पड़ता है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एबी लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम। एबी लिमिटेड जो है ना वो स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम को फॉलो करता है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू डायरेक्ट लेबर फॉर प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स के लिए डायरेक्ट लेबर का दे रखा डेटा, स्टैंडर्ड रेट दे रखी है, एक्चुअल रेट दे रखी है, स्टैंडर्ड आवर्स दे रखे हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दे रखा है 1600 एडवर्स। व्हाट इज द एक्चुअल आवर्स वर्कड? अब आपको पता है सर हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस है। एफिशिएंसी वेरिएंस आपके लिए है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। आपके पास एक्चुअल एफिशिएंसी रेशियो दे रखा है, कितना है? 1600 एडवर्स। बच्चा इस जगह पर गलती कर बैठता है, वो यहां पर 1600 तो लिख देता है, लेकिन वो ये लिखना भूल जाता है कि ये एडवर्स है तो इसको माइनस लिखना है। सर माइनस और प्लस का तो बहुत बड़ा खेल है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इस जगह माइनस की जगह प्लस लिया होता तो क्या होगा? स्टैंडर्ड आवर्स आपके पास है क्या सर? स्टैंडर्ड आवर्स हैं 2000। एक्चुअल आवर्स हैं क्या सर? पता नहीं, एक्स मान लो। स्टैंडर्ड रेट है क्या? यस सर है 8। तो अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपके पास एक्स का वैल्यू आ जाएगा। आपने 1600 में 8 का डिवाइड लगाया तो माइनस का 200 आया, और ये इक्वेशन बच गई कुछ इस तरीके से, माइनस का 200 इज इक्वल टू 200 माइनस एक्स। ये x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये x प्लस का, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2000 प्लस 200 तो ये हो जाएगा 2200। अब अगर इसको मैंने माइनस नहीं लिया होता तो ये प्लस होता, तो ये उधर जाके माइनस होता, तो ये उस जगह पर 2200 की जगह 1800 आ जाता। और आप देखोगे कि 1800 का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो बच्चा यहां पर भी गलती कर सकता है, बट करेक्ट आंसर विल बी सी। तो सी विल बी करेक्ट आंसर, दैट मींस 2200 आवर्स। आगे बढ़िए। हायर द एक्चुअल आवर्स वर्कड। आपके अगर एक्चुअल आवर्स वर्कड हायर है तो उनके इंपैक्ट्स पूछें, किस पर सर? लोअर द कैपेसिटी यूजेज रेशियो, हायर द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो, लोअर द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो, हायर द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कैपेसिटी यूजेज रेशियो में तो एक्चुअल आवर्स वर्कड में यूज ही नहीं होता, क्योंकि कैपेसिटी यूजेज रेशियो का फॉर्मूला होता है बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कैपेसिटी। तो एक्चुअल आवर्स का तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा। एक्चुअल आवर्स अगर आपके हायर होंगे तो कैपेसिटी यूजेज रेशियो, तो भाई साहब ए और बी तो भूल जाओ, ए और बी तो आप भूल जाइए। कैपेसिटी आपका यूटिलाइजेशन रेशियो का जरूर फॉर्मूला होता है, अभी भी बताया था, एक्चुअल
डिवाइडेड बाय बजट, कैब याद है, कैब बोला था, एक्चुअल डिवाइड बाय बजट। अब मुझे एक चीज सोच के देखो, हायर द एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क अगर आपके हायर होंगे तो कैपेसिटी रेशियो, यूटिलाइजेशन रेशियो क्या आएगा? तो भाई साहब आप सोच के देखो, 10,000 आवर्स हैं, बजट है आपका 8,000, तो आपके लिए आ जाएगा 125%। लेकिन सपोज से 10,000 की जगह हो गए 12,000, तो ये कितना आएगा सर? ये आएगा 150%। तो इसका मतलब एक्चुअल आवर्स के बढ़ने से क्या होगा? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो हायर आएगा, तो हायर द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो, करेक्ट आंसर विल बी डी। आई होप इसमें कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A manufacturing company uses two types of material X and Y for the manufacturing standard product आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड मिक्सेस आपको दिए हुए हैं, आपको 120 kg, 80 kg, 200 kg आपको दिया हुआ है, 30-60 kg का स्टैंडर्ड लॉस हो जाता है, 140 का स्टैंडर्ड आउटपुट आपके पास आता है। यहाँ एक्चुअल मिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको दे रखा है 112, 88, तो एक्चुअल इनपुट है 200 का, आपको एक्चुअल इनपुट दिया हुआ है, रेट्स वगैरह यहाँ पर ये रही स्टैंडर्ड रेट्स, ये रही आपके एक्चुअल रेट्स। क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब दोस्तों मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा से एक चीज बोलता हूं, मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या होता है? सर आपने किस रेशियो में मिक्स किया है उसका वेरिएंस जानना चाहता है। आपको बताना चाहूंगा स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, एक्चुअल मिक्स का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशियो। लेकिन हम एक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, मतलब कि क्वांटिटी तो एक्चुअल होगी लेकिन रेशियो स्टैंडर्ड होगा। अब यहां पर मेरे पास ना फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक फॉर्मूला तो होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक फॉर्मूला होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये एक दो फॉर्मूले कहां से बने हैं बेसिकली, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, यूजेज रेशियो से बना है। यूजेज का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और यूजेज के पीछे दो कारण होते हैं, एक आपका सब यूजेज और एक आपका मिक्स। आप ध्यान से देखेंगे, स्टैंडर्ड में भी स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेशियो है, और रिवाइज स्टैंडर्ड में भी स्टैंडर्ड रेशियो है, तो रेशियो दोनों में सेम है। तो जब रेशियो दोनों में सेम होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब यूजेज वेरिएंस। यहां पर जो डिफरेंस है वो है क्वांटिटी का। आप देखोगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी में स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में एक्चुअल क्वांटिटी है, तो जब क्वांटिटी का गैप आएगा तो उसे सब यूजेज वेरिएंस कहेंगे। वही रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में देखेंगे तो स्टैंडर्ड रेशियो है और एक्चुअल क्वांटिटी में एक्चुअल रेशियो है। क्वांटिटी जबकि दोनों में एक्चुअल है लेकिन रेशियो चेंज है, तो रेशियो का चेंज है तो वो आपका मिक्स वेरिएंस हो जाएगा। क्लियर है? अब मिक्स वेरिएंस मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आपका फॉर्मूला हो गया है। डिटेल में जानने के लिए रिवीजन सेशंस को देखें। अब आपने यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी है 200 का रेशियो यहां पर क्या बन रहा है? सर इनका रेशियो है 120:80 का, तो इसको थोड़ा सा समअप कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6:4 का रेशियो। तो 200 को अगर आप 6:4 में करेंगे तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी 120 और 80। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? सर एक्चुअल क्वांटिटी है हमारी 112 एंड 88। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई ऑलवेज विद स्टैंडर्ड प्राइस, दैट मींस 5 and 10। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो भी आउटकम आए उसका टोटल लगा लीजिएगा। ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, सॉरी मटेरियल मिक्स वेरिएंस है। 120 माइनस 112 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इससे तो आएगा 40 का फेवरेबल, और यहां 80 माइनस 88 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आएगा 80 का एडवर्स, और आप देखेंगे कि अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट आएगा 40 एडवर्स, और 40 एडवर्स मतलब कि 40 अनफेवरेबल। दैट मींस करेक्ट आंसर विल बी बी। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मैंने कॉन्सेप्ट भी जितना सा मैं समझा सकता था, क्योंकि मेरे पास टाइम कांस्टेंट है एमसीक्यू सेशन के लिए, तो अकॉर्डिंगली मैं जितना कर सकता था। आई नो आई एम डूइंग बेस्ट। अगर आपको लगता है कि मैं बेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, तो अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया ना तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि क्या आपको ये एमसीक्यू सेशन आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। मुझे जरूर से बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है यार जब आप किसी स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर रहे होते हो और
सबसे बड़ी चीज पता क्या होता है, जब मैंने आज ये सेशन अपलोड किया, लेट्स से इसके 1-2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद भी बच्चों के कमेंट आते ना, सर मैं आज ये वीडियो देख रहा हूं, आज मैं ये वीडियो देख रहा हूं, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, मेरे लिए बड़ा बेनिफिशियल हो रहा है ये एमसीक्यू सेशन, क्योंकि इस चैप्टर से शॉर्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा एमसीक्यू, चाहे आप किसी भी लेवल पर हो, चाहे आप सीए में हो, चाहे आप सीएमए में हो, चाहे आप सीएमए इंटर में हो, चाहे आप सीएमए फाइनल में हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से एमसीक्यू आए ही ना, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हर बार आपके कम से कम 2 to 4 मार्क्स मैं इसी सेशन में बढ़ा दूंगा आपके। If factory operates at standard cost where 2000 kg of raw material at the rate 12 were used, resulting in price variance same as it is, क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, मैंने लिखा नहीं है कि सेम एज इट इज, यस सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 15 है, बट फिर भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। सिंपली एक्चुअल क्वांटिटी क्या आएगी, सॉरी एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगी, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, 24,000 की एक्चुअल कॉस्ट हो गई। आपके पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दोनों का सम अप करेंगे तो आप देखेंगे 3000 फेवरेबल, दिस इज योर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एक्चुअल कॉस्ट आपके पास है और ये आपके लिए फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब है कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट कम लगी है, एक्चुअल कॉस्ट कम लगी है, दैट मींस आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी ज्यादा है, तो 27,000 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, ये वाला सम अपन देखते हैं, बहुत अच्छा सम है, इसको जरूर आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मेरी तरफ से आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, बाकी तो आप लोग खुद से करेंगे ही। तो ये क्या कह रहा है, DM is a denim brand specializing in manufacture and sale of hand stitched jeans trouser, मतलब हाथों से सिलाई किया हुआ जो जींस ट्राउजर है वो बेचने में स्पेशलाइजेशन है। भाड़ में तेल लेने गए, क्या बना रहे हैं उससे हमको क्या लेना देना। DM manufactured and sold 10,000 pair of jeans during a period, that means actual quantity sold आपको दे रखी है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट आपको दिया हुआ है। एक्चुअल आवर्स 1 यूनिट का दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आवर्स 1 यूनिट का, स्टैंडर्ड आवर्स 1 यूनिट का दिया हुआ है, एक्चुअल रेट पर आवर दी हुई है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर आपको दी हुई है। क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द पीरियड 800 आवर्स ऑफ आइडल टाइम वाज इनकर्ड, ड्यूरिंग द प्रोसेस में 800 आइडल टाइम रहा है। और आपको पता है आइडल टाइम हमेशा, आइडल जो भी आपकी कॉस्ट रहती है वो आइडल टाइम की जो कॉस्ट होती है वो आपका आइडल टाइम वेरिएंस कहलाता है, विच इज ऑलवेज एडवर्स। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडल टाइम वेरिएंस फेवरेबल नहीं होगा, क्यों, सिंपल सा चीज है ना यार, वो उनको पैसा भी दे रहे हैं बट उस टाइम पर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑलवेज एडवर्स सिचुएशन ही रहेगी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन ऑर्डर टू मोटिवेट एंड रिटेन एक्सपीरियंस्ड वर्कर, DM has devised a policy of paying worker the fully hourly rate in case of any idle time. Idle time में भी वो सेम अमाउंट देंगे। नोट 0.65 hours per unit of actual time include idle time, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो 0.65 hours है ना, ये बेसिकली एक्चुअल आवर्स पेड है। सर एक्चुअल आवर्स पेड और वर्कड में क्या डिफरेंस है दोस्तों, यहां पर जैसे टोटल यूनिट्स है 10,000, एक यूनिट के लिए 0.65 दैट मीन 6500 जो है ये आपके एक्चुअल आवर्स पेड है, लेकिन 800 आपके आइडल टाइम है, तो एक्चुअल आवर्स में जो वर्क हुआ है ना वो हुआ है ओनली 5700 आवर्स। एक्चुअल आवर्स वर्क इज 5700, एक्चुअल आवर्स पेड इज 6500। आगे चलिए, आइडल टाइम वेरिएंस आपसे पूछा है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आपसे पूछा है। आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला तो सिंपल से ये होता है, आपके आइडल आवर्स को आपको सिंपली स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है। आइडल आवर्स इज 800, स्टैंडर्ड रेट पर आवर आपको दे रखी है 100, तो 800 मल्टीप्लाई 100 तो दैट मींस 80,000, और ये ऑलवेज एडवर्स आएगा, फेवरेबल आने का तो चांस ही नहीं होता। तो आपको ये तो पता चल गया कि मेरा आंसर या तो ए है या तो बी है। अब एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सर हमने क्या किया आप देखेंगे, आइडल आवर्स का मतलब क्या हो गया, आपने एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्कड का गैप कवर कर लिया है। एफिशिएंसी आप चेक करेंगे एक्चुअल आवर्स वर्कड से और एक्चुअल आवर्स वर्कड और स्टैंडर्ड आवर्स से। स्टैंडर्ड आवर्स क्या दे रखा है सर 0.60, तो अगर 10,000 यूनिट्स बनाई है तो 0.60 के हिसाब से स्टैंडर्ड आवर्स आपके लिए हो गए हैं 6,000। एक्चुअल आवर्स वर्कड जो है वो है आपके 5700। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि फेवरेबल आएगा। अब मैं कैलकुलेट भी नहीं करूंगा तो भी मैं बोल सकता हूं कि आंसर बी आएगा। क्यों, क्योंकि मेरे को ये तो पता था कि ए या बी में से एक आएगा, और ए इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इन्होंने इसको एडवर्स बताया, तो एडवर्स नहीं आएगा, फेवरेबल आएगा, बी आएगा। सर कैसे, आपको अल्टीमेटली इन दोनों का गैप दैट इज 300 रुपीज, और 300 रुपीज 100 की रेट है तो 30,000 फेवरेबल, तो अकॉर्डिंगली आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल प्राइस 700, स्टैंडर्ड प्राइस 400, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40, एक्चुअल क्वांटिटी
50। प्राइस वेरिएंस बताइए, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी विच इज 50। तो ये होगा 300 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हो जाएगा आपका 15,000, माइनस में आ रहा है तो 15,000 माइनस, दैट मींस 15,000 एडवांस। तो करेक्ट आंसर विल बी 21 का बी। तो 21 में आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड प्राइस 50 है, प्राइस वेरिएंस 30 है, एडवर्स है, देन एक्चुअल प्राइस क्या होगी? सर एडवर्स है, इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक्चुअल में कॉस्ट ज्यादा खर्च की है, तो 50 प्लस 30 दैट मींस 80। सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। यूजेज वेरिएंस इज 200 यूनिट्स एडवर्स। 200 यूनिट्स एडवर्स का मतलब ये होगा कि आपकी एक्चुअल क्वांटिटी जो है ना इज मोर देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी 500 है, तो अगर ये 500 है देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगी? सर ऑब्वियस सी बात है, तो 200 एडवर्स है तो ये 300 आएगी, सिंपल। तो आपने कर दिया, चाहो तो चेक कर लो। सोचा था होनी चाहिए 300, है 500, तो इसका मतलब 200 यूनिट एडवर्स है, तो लो जी आंसर विल बी 300। 300 का मतलब हो गया ए विल बी करेक्ट आंसर। आई होप इसमें भी कोई आपको डाउट नहीं है। ये तो बहुत इजी और बहुत तुच्छे से सवाल है, मतलब इवन अगर आप लोग सीए फाइनल के अंदर ना होकर के, सॉरी फाइनल में ना होकर के अगर आप इंटर में भी है ना, तो भी बहुत आसानी के साथ आप ये कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 24। एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल इज लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस। तो इसका अर्थ क्या होगा? सर एक्चुअल प्राइस अगर आपकी कम है स्टैंडर्ड से, तो इसका मतलब ये होगा कि सर आपका प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है। तो यहां पर आपके लिए प्राइस वेरिएंस फेवरेबल, दैट मींस ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपके लिए ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एक्चुअल रेट पेड टू लेबर इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड रेट। इसका मतलब क्या होगा? मतलब कि आपने एक्चुअल रेट जो है वो ज्यादा पे कर दी स्टैंडर्ड रेट से, तो खर्चा ज्यादा करना एडवर्स है। और कौन सा? रेट वेरिएंस। तो रेट वेरिएंस छोड़ो सर, यहां तो इन्होंने केवल इतना सा दिया, तो वेरिएंस इज अनफेवरेबल। बच्चा यहां जल्दीबाजी में कॉस्ट इज अनफेवरेबल कर सकता है, लेकिन कॉस्ट थोड़ी अनफेवरेबल है, वेरिएंस अनफेवरेबल है। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। आगे बढ़िएगा। आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस 70, एक्चुअल प्राइस 50, एक्चुअल क्वांटिटी 250, अलाउड स्टैंडर्ड क्वांटिटी 90। तो यूजेज वेरिएंस क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। आई होप आप लोगों को ये तो बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, तो ये तो आपको आते होंगे। 90 माइनस 250 मल्टीप्लाई बाय 70, तो माइनस का 11,200 दैट मींस सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो सी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़िए। अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको ये बताना है। थियरी का क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार मार्क कर लेंगे। तो क्या होता है ना, हम लोग प्रैक्टिकल में तो फिर भी बेताज बादशाह हो जाते हैं। थियरी के जब एमसीक्यू आते हैं ना, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता, अरे सर इसमें क्या करें। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी थियरी के एमसीक्यूज में अगर आप अटक रहे हैं, और स्पेशली इस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे ना, तो मैं आपको बता दूं 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स इसका आंसर डी ऑल ऑफ द अबव होता है। 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स। हाँ, 10 टाइम्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फैसिलिटेट इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंट सो दैट रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट में बी एलिमिनेटेड। भैया क्या आपको ये करता है क्या? हाँ सर करता है ना। आपके यहां पर अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल का क्लियर रहता है, तो ये करेगा। आगे बढ़ो। स्टैंडर्ड कॉस्ट में प्लानिंग करते हो क्या? करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिफाइंड प्रिपरेशन यूजेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंपैरिजन वगैरह करते हो क्या? यस सर करते हैं। दैट्स इट। एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला सर बताया था ना अभी भी, ESA। तो S अपॉन A स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल, तो स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल दैट मींस C। C विल बी द करेक्ट आंसर। इस पर भी स्टार मार्क करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट आर, अब ध्यान से सुनना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट के लिए कहना है इंटर रिलेटेड बट नॉट इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट बट नॉट इंटर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट दोनों, या नन ऑफ दी अबव। तो नन ऑफ दी अबव को तो साइड करो, पहले देखो इंटर रिलेटेड है क्या। सर इंटर रिलेटेड यहां पर अगर हम बात करें, तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तो सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आती है? सर पहले हम बजटेड कॉस्ट से रिकवरी रेट निकालते हैं, तब आपका इंटर रिलेटेड आती है। आती है इंटर रिलेटेड? यस सर इंटर रिलेटेड है, क्योंकि अगर बजटेड कॉस्ट ना होगी तो स्टैंडर्ड कॉस्ट तो आ ही नहीं सकती। क्या आपके लिए इंटर डिपेंडेंट है? आंसर है नो। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके लिए ए।
ए विल बी द करेक्ट आंसर कि ये इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखो वैसे अभी मैंने बोला था 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स, तो आंसर तो इसका सी रहेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं बोथ। कैसे? इफ एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड वी कॉल इट एडवर्स वेरिएंस। बिल्कुल सही बात है, अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होगी तो हम उसको एडवर्स वेरिएंस बोलेंगे। एंड डिफरेंस इज लेस देन स्टैंडर्ड तो हम उसको फेवरेबल बोलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इन केस ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट, अगर सेल्स और प्रॉफिट के केस में बात करें, अगर स्टैंडर्ड इज मोर देन एक्चुअल, मतलब कि एक्चुअल से ज्यादा स्टैंडर्ड है, मतलब एक्चुअली हमने कम किया है, तो एडवर्स है। बिल्कुल सही बात है। स्टैंडर्ड सोचा था 1 लाख की सेल करेंगे, एक्चुअल में सेल करिए 80,000 की, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब ये आपके लिए एडवर्स सिचुएशन है। एंड इफ स्टैंडर्ड इज लेस देन एक्चुअल तो वो फेवरेबल है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बोथ, दैट मींस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कॉज ऑफ मेटेरियल प्राइस वेरिएंस? मेटेरियल प्राइस वेरिएंस के पीछे का क्या रीजन हो सकता है? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ परचेज और अनइकोनॉमिकल साइज ऑफ परचेज ऑर्डर, क्या उसका रीजन हो सकता है? क्या ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी परचेज करोगे तो वो आपको डिस्काउंट देगा, कम क्वांटिटी परचेज करोगे तो वो कम डिस्काउंट देगा या डिस्काउंट नहीं देगा, तो डेफिनेटली आपकी प्राइस पर इंपैक्ट आएगा। फेलियर टू टेक एडवांटेज ऑफ सीजन प्राइस और फेलियर टू परचेज व्हेन प्राइस इज चीपर, जब प्राइस कम थी तब आप परचेज करने से चूक गए, तो डेफिनेटली इसके कारण से भी आपका प्राइस में चेंज आएगा। और लास्ट, चेंज इन बेसिक परचेज प्राइस, तो बेसिक परचेज प्राइस में अगर चेंज आ जाएगा तो डेफिनेटली, तो अगेन ऑल ऑफ दी अबव, बोला था ना 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स। एक्सेप्शंस डेफिनेटली होंगे, आपको ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके चालू कर देंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे, देन हम लोग देखते हैं आपका 32। ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग की एलिमेंट। सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ईच ऑफ द ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक बात है। स्टैंडर्ड सेट करते हैं हर एक जगह के लिए, मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, सबके लिए। कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से, बिल्कुल ठीक बात है। एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं वेरिएंसेस, जो भी डिफरेंस आ रहे हैं उनके कारण से, बिल्कुल, तो ऑल ऑफ द अबव। कहा था ना 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स। आगे बढ़िए। वेरिएंस एनालिसिस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन एंड एनालाइजिंग टोटल वेरिएंस टू एक्सप्लेन। वेरिएंस एनालिसिस क्या करता है? बेसिकली इन्वॉल्व करता है ब्रेकिंग डाउन एंड एनालाइज करता है टोटल वेरिएंस, ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें हाउ मच ऑफ द वेरिएंस इज कॉज्ड बाय यूजिंग रिसोर्सेज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड। क्वांटिटी वेरिएंस, बिल्कुल, वेरिएंस एनालिसिस क्वांटिटी वेरिएंस भी देता है और रेट वेरिएंस भी देता है, दैट मींस ऑल ऑफ द अबव। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला, यार अब ये भी पूछोगे क्या यार? स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का जो गैप है वो आपके लिए रहेगा, लेकिन अब यहां पर आप बच्चा देखो, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, लेकिन यहां रेट स्टैंडर्ड रेट की एक्चुअल रेट, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड रेट। कौन सा रीजन बताता हूं इसके पीछे का? इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर? एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है सर? एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कहेगा सर? अगर आपका परचेज डिपार्टमेंट 10 रुपए का माल परचेज करना चाहिए था, वो अगर 20 रुपए का माल परचेज करके लेके आएगा, तो इस 10 रुपए का जो गैप है इसके लिए परचेज मैनेजर रेस्पॉन्सिबल है, हम नहीं है। तो हम तो 10 रुपीज पर ही करेंगे सर। कल को अगर ये 8 रुपीज हो गया तो कोई बात नहीं, उसका रिवॉर्ड भी परचेज मैनेजर को ही मिलेगा। मतलब अगर वो महंगा लाएगा तो उसके लिए पेनलाइज भी परचेज मैनेजर होगा, और अगर कम सस्ता लाएगा तो उसका फेवरेबल का आपका रिवॉर्ड भी परचेज मैनेजर को ही मिलेगा। आपको तो स्टैंडर्ड रेट ही लेकर के चलना। आगे क्वेश्चन नंबर 35, ये सेम एज इट इज क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन था भाई? यस, क्वेश्चन नंबर 4। अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फिगर टू फिगर सेम है, तो आप इस क्वेश्चन को काट सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए। In a factory of Bivu Limited, where standard costing system is followed, production department allowed 1200 hours of standard labor hours at the rate 60 rupees per hour for the actual production of 1000 units of product. Resulting labor rate variance 15,000 favorable. Actual labor rate per hour आपको दिया हुआ है. How many actual labor hour were worked during the month of Bivu Limited? Bivu Limited ने एक्चुअली कितने आवर्स वर्क किया वो आपको बताना है. लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो आपके लेबर रेट वेरिएंस होता है सर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स पेड. दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक्चुअल आवर्स पेड लेंगे. अब इस जगह पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ना तो यहां पर एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्कड बोथ आर सेम, क्योंकि क्वेश्चन ने किसी भी तरह का आपके लिए आइडियल टाइम की कोई भी डिटेल नहीं दे रखी है. तो इसका मतलब चाहे एक्चुअल आवर्स पेड लूं चाहे एक्चुअल आवर्स वर्कड लूं,
स्टैंडर्ड रेट मेरे पास है क्या सर? स्टैंडर्ड रेट है 16। एक्चुअल रेट है क्या? यस सर 14.5। एक्चुअल आवर्स मेरे पास है क्या? नहीं है सर। लेकिन इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो आएगा प्लस का 15,000, दैट मीन फेवरेबल। तो ये हो गया 1.5। एक्चुअल आवर्स को अगर मैं x मान लेता हूं तो 1.5 इज इक्वल टू 1.5x इज इक्वल टू 15,000, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10,000, दैट मीन 10,000 आवर्स। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस केस में सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। Shind Limited, a manufacturing company using standard costing, has the following information pertaining to normal production of 15,000 units of a product during the month of April. अप्रैल के अंदर इनका क्या दे रखा है? आपको डेटा दे रखा है कि भैया इन्होंने एक्चुअल नॉर्मल प्रोडक्शन जो है ना वो नॉर्मल प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है 15,000। स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट आर बेस्ड ऑन नॉर्मल वॉल्यूम। वन स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। मतलब एक यूनिट को बनाने में 1 घंटे का समय लगता है। स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आर आपको दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है, फिक्स्ड दिया हुआ है, दोनों का टोटल 23 दिया हुआ है। यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर 14,000। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड इंक्लूडिंग 87,000 फिक्स्ड है। तो दैट मीन्स आपके लिए वेरिएबल कितना है सर? वेरिएबल हो जाएगा 2,03,000। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको दिए हुए हैं। What will be variable overhead expenditure variance? Variable overhead expenditure variance आपसे पूछा है, बस यही पूछा है ना? यस सर। तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहेगा सर? अगेन स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। एक्सपेंडिचर पूछा है तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय जितने भी आवर्स आपने काम किया है वो। अब स्टैंडर्ड रेट मेरे पास यहां पे दिया हुआ है क्या? यस सर, वेरिएबल का स्टैंडर्ड रेट है 15। एक्चुअल रेट है क्या सर? एक्चुअल रेट नहीं है, तो नहीं है तो निकाल लो। आपके इस वेरिएबल ओवरहेड है 2,03,000। एक्चुअल आवर्स आपके हैं 14,000, तो एक्चुअल रेट आ जाएगी 2,03,000 डिवाइडेड बाय 14,000, तो एक्चुअल रेट आ जाएगी 14.5। एक्चुअल आवर्स आपके पास है क्या सर? एक्चुअल आवर्स है ना, ये रहा 14,000, तो ये आ गया आपका 14,000। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। तो 15 माइनस 14.5 मल्टीप्लाई बाय 14,000, तो आ जाएगा 7,000 फेवरेबल। तो 7,000 फेवरेबल, दैट मीन्स आपके लिए डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका डी जो है वो आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो डी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 36। इसको आप काट देंगे, इसको आप लोग काट देंगे, मैं भी काट देता हूं। यस, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। ए कंपनी प्रोड्यूसिंग आउटपुट एक्स एंड वाई यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो कर रहा है। द स्टैंडर्ड ओवरहेड कंटेंट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। आपको स्टैंडर्ड ओवरहेड का कंटेंट दिया हुआ है, दैट मीन्स आपको स्टैंडर्ड ओवरहेड की रेट दे रखी है। एक्स की है 3 रुपीज एंड वाई की आपको दे रखी है 2.25 रुपीज पर यूनिट। दी बजटेड ओवरहेड आपको दिया हुआ है 860, बजटेड टाइम आपको दिया हुआ है। एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है एक्स का 200 एंड वाई का 100। एक्चुअल टाइम आपको दिया हुआ है, एक्चुअल ओवरहेड आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कंप्यूट करिएगा ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड में और आपका बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड में जो डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर बजटेड आउटपुट होता है। यूज दोनों में ही हम लोग रिकवरी रेट ही करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, तो मेरे को स्टैंडर्ड रिकवरी रेट दिया हुआ है। यहां पर स्टैंडर्ड रिकवरी रेट मेरे को दिया हुआ है। यहां पर कई बार मेरे से एक बच्चा क्वेश्चन पूछ लेता है, सर स्टैंडर्ड रिकवरी रेट आपका यहाँ पे बजटेड ओवरहेड है, बजटेड टाइम है, तो सर आपका बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड टाइम से आप रिकवरी रेट निकालेंगे। लेकिन मैंने कहा फिर स्टैंडर्ड आवर्स चाहिएगा आपको, तो यहां पर आपको, इसलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सर हमारा जो स्टैंडर्ड रेट ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज 3 रुपीज, और इसको आप सिंपली आपके एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी भी मैंने बोला वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल आउटपुट और बजटेड आउटपुट की गैप को। तो आपके लिए 200 यूनिट्स पर 3 रुपीज के रेट से आप रिकवर करोगे, तो दैट मीन 600 रुपीज रिकवर हो गए। 2.25 की रेट से 100 यूनिट्स पर रिकवर करोगे तो 225 रुपीज यहां पर रिकवर हो गए। तो अल्टीमेटली आपने रिकवर कितना कर दिया सर, 825 आपका रिकवर्ड ओवरहेड है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डायरेक्टली क्वेश्चन ने दिया हुआ है विच इज 860, तो इसका मतलब माइनस का 35 आपका आ जाएगा, दैट मीन 35 एडवर्स। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, ये सेम क्वेश्चन आई थिंक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। यस,
क्वेश्चन नंबर 3 वाला ही क्वेश्चन है, जो आपको याद है ना एक्चुअल प्राइस के साथ हमने डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा, विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन। इसका करेक्ट सॉल्यूशन आंसर जो रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं, ये लीजिए 6.90, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, दैट्स इट। तो इसी के साथ आप लोगों का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जितने भी एमसीक्यूज हमने हमारी बुक में दिया था, मैं आपको बता दूं बुक में सब कुछ कवर्ड है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, वर्कबुक, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर, सब कुछ कवर्ड है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अब आप बोलेंगे सर इतना सब कुछ कवर है फिर भी केवल 40 ही क्वेश्चन है, तो हर एक एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है, इसका मतलब यहाँ 40 का मतलब कितने क्वेश्चन, कितने अटेम्प्ट के क्वेश्चन हो गए, और उनमें भी बहुत सारे बार ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ठीक है ना। तो दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट मींस नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीएसई में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ, और दिल से बोलते रहेगा कॉस्टिंग आसान है, और मुझे बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। दैट्स ऑल, ओके गाइस, बाय बाय।